बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। और आज के हमारे इस अंक में जिन सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो खेती, पशुपालन और बागवानी से जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि इनकी जो उपज है वो पूरी तरह से जैविक है, क्योंकि वो पशु आधारित खेती करते हैं। तो फिर आइए उनकी सफलता की कहानी को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई का। हरदोई जिला भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में लखनऊ कमीशन का एक जिला है, जिसकी उत्तर सीमा शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी जिले, लखनऊ और उन्नाव दक्षिण सीमा से मिलती है। पश्चिम की सीमाएं कानपुर और फर्रुखाबाद को छूती हैं। इतिहास की कई घटनाओं का साक्षी बना ये प्रदेश धार्मिक महत्व में भी आगे है। प्रदेश का कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान है। प्रदेश में खरीफ की मुख्य फसल धान, मक्का, बाजरा, उड़द और तिल है। वहीं रबी की फसलों की बात की जाए तो गेहूं, राई, सरसों, चना, मटर व मसूर मुख्य हैं। हालांकि अब किसान कृषि की ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें परंपरागत खेती के साथ साथ अन्य फसलें उगाई जा रही हैं। हरदोई जिले के किसान भी कुछ वर्ष पहले तक किसान परंपरागत खेती यानी गेहूं, धान, दलहनी खेती किया करते थे, लेकिन इन्होंने भी खेती में बदलाव कर लाभ का रास्ता पकड़ लिया है। हमारे आज के सफल किसान भी उसी राह पर चल रहे हैं। हरदोई के छोटे से खुशहाल गांव पर 16 के रहने वाले विनीत तिवारी जी इस समय 25 बीघे में खेती और बागवानी कर रहे हैं। वे अपने खेत में गेहूं, धान, आम, केला, मौसमी सब्जियां, दलहन फसलें लगा रखी हैं। इसके अलावा वो जरूरत के हिसाब से खेती में बदलाव भी करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्रगतिशील किसान है और हम सारी खेतियाँ करते हैं, जैसे कि उसमें से आम होता है, गेहूँ होता है, आलू होता है, मक्का होती है, धान भी होता है और केला होता है और कुछ दालें होती हैं, ठीक है, जैसे कि अरहर की हो गई, मूंग की हो गई और बहुत सारी दालें होती हैं। हर समय हम मौसम के अकॉर्डिंग अपने किसानी करते रहते हैं। और सब्जियां भी होती हैं, लौकी हुई, खीरा हुआ, ककड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। और जैसे कि हमारे पास में जो टोटल ज़मीन है वो 25 से 20 की बीघा के बीच में ही है और उसी पे ही ये सारी खेतियां होती रहती हैं। और भी लोग भी हैं हमारे साथ में जो कि हमारी मदद करते हैं कि खेती करने में। वो हमें बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं जो हमें बताते भी रहते हैं कि इस तरीके से ये खेतियाँ होती हैं। विनीत फसल की गुणवत्ता पर खासा ध्यान देते हैं। इसके लिए वो पूरी तरह से जैविक व प्राकृतिक खेती अपनाते हैं। खेती की ये विधाएं उन्हें इसलिए आसान हो जाती हैं क्योंकि विनीत जी ने पशुपालन भी कर रखा है। उनकी पशुशाला में गायें और भैंसें हैं जिनके गोबर से वो खाद बनाते हैं। साथ ही गोमूत्र से कीटनाशक तैयार करते हैं। हम ज़्यादातर खेतियाँ जो करते हैं प्राकृतिक भी करते हैं और ऑर्गेनिक भी करते हैं। जैसे कि हमारे घर में गाय है, भैंस है, ठीक है, हम इन लोगों से इनका दूध भी यूज भी करते हैं घर पे और बाहर भी बेचते हैं। इनका गोबर होता है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं सालों साल,
फिर उसको हम लेकर के अपने खेतों में भी डालते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक खेती भी होती है, जो कि इंसान के लिए, शरीर के लिए भी बेटर है, और वो बंदा आगे चल के उसके शरीर को में किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं आ सकती। आखिर क्यों विनीत जी अपने खेतों में जैविक खेती को इतना महत्व देते हैं? क्या वाकई जैविक खेती को अपनाकर अपनी लागत को कम किया जा सकता है? आइए समझने के लिए सबसे पहले हम जैविक खेती के बारे में ही जानते हैं। खेती में रसायनों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है, जैविक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वहीं जीव जंतु व मनुष्य के शरीर और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह नुकसानदायक है। इससे खेती की लागत भी बढ़ रही है। इसलिए जरूरी है कि हम समय रहते इस परिस्थितियों पर विमर्श कर नए विकल्प अपनाए जाएं, जिसमें जैविक व प्राकृतिक खेती ही सबसे कारगर है। कृषि लागत कम करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी प्राकृतिक खेती कारगर है। प्राकृतिक खेती में जो कुछ भी लगता है वह किसान के घर में ही मौजूद होता है। गाय, गोबर, गोमूत्र, पेड़ की मिट्टी, नीम की पत्तियां, गुड़ व बेसन, ये सब किसान के घर में ही रहता है। किसान इन्हीं से जीवामृत व बीजामृत तैयार कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती पद्धति किसानों के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। प्राकृतिक खेती के लाभ की बात करें तो इससे फसल लागत में कमी आती है, वातावरण दूषित नहीं होता, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में इजाफा होता है, हवा व भूजल प्रदूषित नहीं होता, बाजार में उपज का अच्छा दाम मिलता है। सरकार भी इस ओर खासा ध्यान दे रही है। इसे और मजबूत बनाने के लिए एक पोर्टल का लोकार्पण भी किया गया, जैसे मिशन, कार्यान्वयन रूपरेखा, संसाधन, कार्यान्वयन प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉग आदि के बारे में सभी जानकारी शामिल है। यहाँ वक्त हुआ है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे विनीत जी के बागों की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब रुख करते हैं विनीत जी के बागों का। इस समय विनीत जी के बाग में केले के पेड़ फलों से लदे हुए हैं। वो मानते हैं कि पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी भी बढ़िया मुनाफा दिला सकती है। विनीत जी ने करीब 3 बीघे में केले के बाग लगा रखे हैं। वो बताते हैं कि इनको लगाने में और इनकी देखभाल करने में करीब 75,000 का खर्च आया है। लेकिन मुनाफे की बात करें तो आधी फसल बेचने के बाद भी विनीत जी को करीब 1.5 लाख का फायदा हुआ है, जबकि उनकी बाकी की फसल अभी तैयार हो रही है। आय में इजाफा करने के लिए विनीत एक और तरकीब अपनाते हैं। वो केले के पेड़ों के बीच के स्थान में दलहनी फसलें, अमरूद या फलों की खेती भी कर लेते हैं, जिससे अतिरिक्त आय मिल जाती है और बचे हुए स्थान का सदुपयोग हो जाता है। जैविक तरीके से तैयार इन फसलों का दाम भी बाजार में अच्छा मिल जाता है। मैं बहुत सारी खेतियां करता हूं, जैसे कि केले की, ठीक है, और नींबू है हमारे यहाँ, आलू भी करते हैं, अरहर की दाल भी करते हैं, मूंग की दाल भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसमें अमरूद भी है, सारा कुछ हमने लगा रखा है। और जैसे केला है, केला हम जब करते हैं इसमें कम कॉस्ट में ज़्यादा इनकम हमारी होती है, ठीक है। हमने माना कि 3 बीघा हमने केला बो रखा है, उसमें हमने 75,000 रुपये की कॉस्ट में हमने लगाई है।
अभी तक हमने इसको आधा बेचा है, जिसमें कि हमको 1.5 लाख रुपए की इनकम हुई है, जबकि आधा अभी बाकी रह गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ में जैसे केला है, इसके साथ बीच बीच में हम और भी खेतियाँ ले लेते हैं, जैसे दाल हो जाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें फूल भी लगा देते हैं, ठीक है, और गुलाब भी लगा देते हैं, अमरूद भी है साइड में, सारी चीज़ें होती हैं। यानी बारी बारी में जब तक 14 महीने में दूसरी फसल हमारी आती है, तब तक हम और भी फसलें यहाँ से ले लेते हैं, जिनसे हमारी इनकम का जो स्रोत है ना, बहुत अच्छा रहता है। हर महीने कुछ ना कुछ हमें इनकम आती रहती है। तो जाना आपने कि कैसे विनीत जी ने बागवानी को मुनाफे में बदल दिया है, लेकिन उनकी सफलता में सरकार के प्रयासों की भी अहम भूमिका रही है। कैसे, आइए जानते हैं। विनीत जी मानते हैं कि समय के साथ अगर किसान कदम ताल मिलाकर चल पा रहे हैं तो उसमें सरकार का भी बड़ा सहयोग है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक आसानी से पहुंच बनाकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। इससे किसान खेती में बेहतर सुधार कर बढ़िया लाभ कमा पा रहे हैं। मौजूदा समय में देश भर में करीब 731 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आने वाले कल में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, यह बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटना मुश्किल होगा। इन समस्याओं के समाधान में केवीके अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। केवीके की सहायता से कम जोत या भूमिहीन किसान भी आत्मनिर्भर होकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान समय में पढ़े लिखे तबके में भी खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। देश भर में संचालित केवीके में संपर्क कर किसान नवीन जानकारियों के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में कार्यरत केवीके समय समय पर लोगों को खेती से जुड़ी जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में शामिल होने वाली नई मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी जानकारी भी किसानों को बखूबी दी जाती है। आज किसान केवीके से न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीके सीख रहा है, बल्कि उन्नत बीजों का क्रय भी कर सकता है। इतना ही नहीं, अब केवीके किसानों को पौध भी उपलब्ध करा रहा है। हमारे सफल किसान विनीत जी कृषि विशेषज्ञों के साथ साथ गांव के अनुभवी किसानों से भी सलाह लेते हैं। हमारे 5-6 लोग हैं जो हमारे साथ में एक साथ हमको बताते भी रहते हैं। एज के अकॉर्डिंग उनका एक्सपीरियंस भी हमारे काम आता है। और वो हमको, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास बैल है, किसी के पास और भी चीज़ें हैं जो कि हमारे लोगों के खेती करने के हर तरीके से काम में आती है। ट्रेनिंग की सरकार की तरीके से देखा जाए तो सरकार अभी बहुत सारी सुविधाएं निकाल रही है जो कि ट्रेनिंग हो रही है। अभी यहाँ पर हमारे गांव में एक वो भी ट्रेनिंग भी देने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आए भी थे कुछ दिन पहले। जैसे कि कृषि विज्ञान के अकॉर्डिंग हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि हमारे पड़ोस में ही 15 किलोमीटर पे है, कन्नौज में। वहाँ से हमको ट्रेनिंग मिलती रहती है और हर तरीके की खेती के बारे में बताते रहते हैं कि ये इसके लिए दवा ज़रूरत है, या इस तरीके से करो तो बेटर होगा, और इस तरीके से फसल में कोई दिक्कत नहीं होगी। कीट पतंगे भी लगते जाते हैं तो उनको भी हटाने के लिए हर तरीके से सुविधा प्रोवाइड करते रहते हैं। विनीत जी खेती और बागवानी के बीच एक समस्या से जूझ रहे हैं। कौन सी है वो समस्या, आइए उन्हीं से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा से लगे गांव में किसान एक समस्या का सामना कर रहे हैं और वो है यहाँ बारिश के मौसम में आने वाली बाढ़ और जल भराव की समस्या। इस समस्या से खेतों में लगी फसलें खराब हो जाती हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि सरकार इस परेशानी से निपटने के लिए सकारात्मक प्रयास करती आई है और इसके स्थायी निदान के लिए भी प्रयासरत है।
अब जैसे कि ये टाइम जो चल रहा है हमारा, इस टाइम धान का है, ठीक है, और मक्का का है, ठीक है। ये हमारी दो मोस्ट इस टाइम पे जो खेतियाँ होती हैं जो कि हम ले सकते हैं। कुछ खेतियाँ जैसे कि हमारे इस साइड में गंगा जी का किनारा है, ठीक है। गंगा जी के किनारे के कारण हमारी कुछ खेतियाँ होती ही नहीं हैं। अभी जैसे मैंने अभी करवाई गई थी, हम सारे लोगों ने मिल कर के 40-45 बीघे के समथिंग खेती करी थी, जिसमें कि मक्का भी था, धान भी था। पर प्रकृति के अकॉर्डिंग गंगा जी का ऐसा सैलाब आया कि सारी खेती नष्ट हो गई है। और अब आगे चल कर के टाइम आने पर गेहूं की फसल ही मिल पाती है। जैसे कि मैं और भी आपको बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो खेती है गंगा जी के किनारे की है। कुछ तो सुविधाएं हैं और कुछ सिंचाई के अकॉर्डिंग, और कुछ उससे गंगा जी का प्रकोप होता है जो कि हमको हर साल झेलना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा सरकार से कुछ ऐसी टेक्निक निकाले जिससे कि गंगा जी का बहाव हमारी खेतियों तक ना आए, और कुछ ऐसे फसलें दें हमको कि जिससे कि हम करें तो वो गंगा जी का प्रकोप भी झेल सकें और हमारा लॉस भी ना हो, और जिससे कि हमारी इनकम भी बनी रहे और हमारा घाटा किसी तरीके का भी ना हो। विनीत जी तोड़ी गई सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब वो तकनीक कौन सी है, उन्हीं से जानते हैं। भारत में लगभग 32 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता और लगभग 10,000 सक्रिय रूप से प्रशीतित वाहनों के साथ लगभग 7,129 कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं हैं, जिनमें छोटे कोल्ड भी शामिल हैं, लेकिन वो इतने छोटे नहीं कि कम जोत वाले किसान उसका त्वरित लाभ ले सकें। हालांकि हमारे सफल किसान एक छोटे से कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। अगर बाजार में फल सब्जी का बेहतर दाम नहीं मिलता तो वो उपज को स्टोरेज में रख लेते हैं, और जब बाजार में दाम अच्छा मिलता है तो वो बेच देते हैं। चाचा, ये हमारे पास में एक कोल्ड बॉक्स है। इसमें हम किसी भी, जैसे कोई हमारा फल हो जाता है, कोई सब्जी हो जाती है, उसको हम स्टॉक कर सकते हैं। मानो कि मैंने आज बैंगन है या कोई सब्जी है मैंने ली, हम मार्केट में गए, वहाँ पर ज़्यादा तादाद में वो सब्जी है, अब भाव तो रेट डाउन हो गया, ठीक है। अब वहाँ पर हम अगर बेच रहे हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमने क्या किया, अपने स्टॉक किया, रख कर के वापस ले आए, ठीक है। नेक्स्ट डे हम गए, ठीक है, वहाँ नेक्स्ट डे गए तो हमने जब अपनी सब्जी को ओपन किया तो ये हमको फ्रेश रहेगी पूरी तरीके से, ठीक है। हमने कोई भी सब्जी रखी या इसमें से आलू हुआ, केला हुआ, ठीक है, किसी तरीके से हमने इसमें रख दिया और एक करके दूसरे दिन सेल किया, हमारे ना तो ये सब्जी मुरझाएगी ना बिल्कुल सूखेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये उसी दाम में उससे बेटर में वहाँ पे दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ सबसे अच्छी है। हमने जैसे ये रख दिया, ठीक है, हमने स्टॉक कर लिया और हम इसको लेकर के चल दिए। यहाँ वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि हमारे सफल किसान विनीत जी की हमारे आज के युवाओं के लिए क्या सलाह है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब जानते हैं कि हमारे सफल किसान की हमारे युवाओं के लिए सलाह क्या है। वर्तमान में भारत में करीब 63 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय हैं।
जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अब खेती के लिए नैनो फर्टिलाइजर से लेकर ड्रोन जैसी तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा लेने के बाद ये युवा वापस खेतों का रुख कर रहे हैं। ये कृषि के साथ साथ नए स्टार्टअप खड़े करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन युवाओं का एक वर्ग सोशल मीडिया में वक्त जाया कर रहा है। उनके लिए विनीत जी कहते हैं कि वो संसाधनों का सही इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें। और जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहा हूं कि लोग वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं। बेरोजगारी, कहीं बेरोजगारी नहीं है। चाहे काम फार्मिंग का हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे खुद का बिजनेस हो, हर जगह पे रोजगार है। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब करो, वही एक जॉब है। गवर्नमेंट जॉब कोई जॉब नहीं होती है। आप कंपटीशन करते हो, आप तैयारी करते हो, आप सक्सेस होते हो, उसी तरीके तभी तो आपको बेनिफिट मिलता है, तभी आपकी इनकम आती है। अब आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे खेती करता हूँ, और जब मैं खेती कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करके सक्सेस हो रहा हूँ। हर तरीके का इनकम यहाँ से भी आ रही है। ज़रूरी कहीं पे भी बेरोजगारी नहीं है। रिक्शा वाला भी रिक्शा चलाता है, उसमें भी है। तो मैं अपने युवाओं से यही कहना चाहूँगा, काम कोई भी हो, लगन से करो, उसका फल आपको मिलेगा। और सबसे बेस्ट है, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, वनस्पति का आप ध्यान रखें। हमारी जो प्रकृति है, पेड़ों से ही आपको ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ों से ही वातावरण भी हमारा शुद्ध रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि फार्मिंग करो, पेड़ लगाओ, और जिससे कि हमारा जो वातावरण शुद्ध रहे और हम लोग भी खुशहाल रहें। तो देखा आपने कि थोड़ा सा बदलाव अगर कर लिया जाए, कड़ी मेहनत कर ली जाए, तो कितने अच्छे मुकाम हासिल किए जा सकते हैं और साथ ही साथ अपने जैसे और भी लोगों के जीवन को बदला जा सकता है। यही दास्तान है हमारे आज के सफल किसान की। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे प्रेरित जरूर हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप अगर हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई ऐसी दास्तान हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही, और इस वादे के साथ कि अगले अंक में एक नई दास्तान आपके लिए लेकर होंगे हाजिर। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।